हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा पता है आपको, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे थे। हजारों वर्षों के दौरान हुए जो आपके परिवर्तन हैं उनकी पड़ताल हमको करनी है। बेसिकली उन्हीं पड़तालों को हम लोग आपका गौर करके आपका देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब बात करते हैं कैसे हमने देखा कि शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं, कैसे शब्दों के चीजें जो है उनके अर्थ घूम जाते हैं। इसको हम लोग देख चुके थे। अब है आपके नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। यानी कि सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। कह रहे कि आप 700 से और 1750 के बीच जो अध्ययन करोगे, लगभग 1050 का समय पीरियड है। 1050 का जो समय पीरियड है, इस समय में के को अध्ययन करना एक अपने आप में टास्क है। तो बहुत पुराना हो चुका है। कैसे इतिहास रहा, कुछ पांडुलिपि अभी नहीं है इतनी अच्छी। हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे, भवन अवशेष इत्यादि के चीज पर ये देखना एक बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि कैसे है, ये हमारा चुनौती भरा है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई के लिए रहट, कटाई के लिए चरखे और आपका युद्ध के लिए बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान आए, जैसे आलू, मिर्ची, चाय, कॉफी आदि का उत्पादन। क्या रहा समय के साथ क्या बढ़ी? नई प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब समझते हो? प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी। नई तकनीकी कैसी हुई? लॉन्च हुई, उससे ये सारी चीजें हो गई इसके अंतर्गत। जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, सब चीजें बढ़ने लगी, नए परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का रहा है। ठीक, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। कैसा हो गया था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बढ़ चुका था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम होता है राजपुत्र, यानी कि अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य ये आमतौर पर योद्धा माना जाता था। कैसा था? 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच क्या था? 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच एक योद्धा था, फाइटर था, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं, बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत। कवि और आचरण राजपूत में आचार संहिता, प्रबल प्रक्रम और स्वाभिक का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, लिपिक, मुंसफियों का कार्य किया। आदि जातों भी समूह में उठाया। इस काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों के बढ़ते इलाके बढ़ते जा रहे थे। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से था और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में कमी के कई कारण बने और लोग अपना स्थान छोड़ना पड़ा मजबूर होकर। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषक के नए समूह, क्षेत्रीय समूह में बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ, मंदिरों में प्रवेश होने लगे। कैसे होने लगे? आपका प्रवेश होने लगे थे। देखिए ऐसा हुआ। अब राजपूत वर्ग में कौन कौन आ गए थे आपका? ये सब इसके अंतर्गत आपका शामिल।
क्लियर है? अब देखिए, ये है नया काल और भरी चुनौतियां, कुछ चीजों का विकास कैसे हो रहा था इसको देखना। देख लिया? अब देखिए, यहाँ रहट का विकास हुआ। कितने लोगों ने रहट देखी है? ये है रहट। ये कुएं के अंदर से पट्टे के रूप में पानी निकाला जाता है। क्लियर है? क्या निकालते थे इससे? पानी निकालते थे। इसको क्या बोलते थे? रहट कहते थे। क्लियर है? देख लिया? रहट क्या था? उसके बाद राजपूत समुदाय को देखा कि राजपूत लोग कौन थे या किन के लिए आपका शब्द प्रयोग किया गया था। तो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, यानी कि आपका लगभग 6 सदी, यानी कि 600 साल तक इस राजपूत शब्द आम रूप से आपका क्या था? योद्धा। उसके बाद फिर कुछ लोग सैनिक, आपके जो उसमें लोग काम करने वाले, आपके राजाओं के सामंत, जाट, अहोम, मराठा, यानी कि जो अपनी सर्विस देते थे आपके डिफेंस में, उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया। और क्या बन गए ये सारे लोग? आपका ध्यान देना है, ये सब लोग इसमें आपका आ गए। चलिए, देख लिया ना? अब देखिए, कह रहे हैं कि बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए थे, उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थायी मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी का मतलब है काम के बदले वेतन न मिलने को बेगार कहते हैं या बेगारी कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी और कुछ लोग आपका मवेशी पालते थे। कुछ लोग खेतों में खाली समय में काश्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समय का अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजाति में बंटने लगे। कैसे हो गए? जाति और उपजाति में बंटने लगे। उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उनके समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया गया। कैसा दिया गया? ऊंचा और नीचा जो आपका दर्जा है वो आपका दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के लिए समुदाय से हाथ में कितनी सत्ता, कितना प्रभाव और कितने संसाधन का नियंत्रण है, ये इस आधार पर उसकी दर्जे बदलते रहते थे। दर्जा कैसा था कि कैसा किसका नियंत्रण है, कैसा किसका प्रभुत्व है, उसी आधार पर ये क्या था, ये सारे जो आपके दर्जे थे ये आपका बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था या किसी का कोई अन्य क्षेत्र में हो सकता था, यानी क्या सबका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपका दर्जा जो था वो हो सकता था। ठीक? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग सभा कराती थी। कुछ में आपका पंचायत जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों के लिए अपने निवास और गांव के रीति रिवाज का जो था पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य में एक छोटी आपका इकाई भर थे। वो कैसे थे? किसी राज्य में एक आपका छोटी इकाई भर थे। ठीक? ये आपको देखा कैसे थे? किसी राज्य में एक छोटी आपका इकाई भर थे। ठीक? अब कह रहे हैं कि इन उपयोग में अनुभाग में प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णित है। उनमें से कौन से परिवर्तन हैं जिनकी आप समझ में शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण था? सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? सामाजिक और शहर में प्रौद्योगिकी। ये परिवर्तन कैसे थे? सबसे ज्यादा इनमें महत्वपूर्ण रहने वाले आपके परिवर्तनों में से थे। अब है इसमें देखिए, क्षेत्र और अन्य साम्राज्य। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी से बैठ जाइए अपनी क्लास में एक बार पुनः।
अगला है चोल, तुगलक, चैप्टर नंबर चोल चैप्टर नंबर 2 में, तुगलक चैप्टर नंबर 3 में, मुगल चैप्टर नंबर 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, किसकी बात हो रही है? दिल्ली के सुल्तान है आपका गयासुद्दीन बलबन ने प्रशंसा में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति के लिए आप अध्याय 2 को देखें और कह रहे हैं एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। गयासुद्दीन बलबन को क्या बताया गया है? एक विशाल साम्राज्य का आपका जो संस्थापक है या उसका एक विशाल राज्य आपका बताया गया है। पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें दक्षिण पूर्व भारत का द्रविड़ आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के आपके जुड़े ऐसे विभिन्न क्षेत्र थे। इनसे कैसा था? उनसे अलग अलग क्षेत्र में आपका ये पूरा जुड़ा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए ये नंबर दी गई है। मिस्र में शाहुद्दीन उमारे द्वारा रचित आपका मसली अल बख्शर में उस समय का जो शासन था क्षेत्र दिखाया गया। ये पूरा क्षेत्र है, कन्नौल, पुलनौर, ये है उनकी स्थिति जो है आपका दर्ज करके दिखाई गई है। कौन सा क्षेत्र आपका कहां पर? देखिए एक बार फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए क्षेत्र तथा भाषा के बारे में कुछ देख लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है कि देश भर में किसी भी एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र में गुजरी यानी कि गुजरात में, माओवारी यानी कि आपके तमिलनाडु में, गोंड बंगला में, अवधी उत्तर प्रदेश में, हिंद आपका इन क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र भाषा में नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानता है, आम जनता नहीं जानती। संस्कृत को कौन जानता है? केवल अमीर खुसरो द्वारा रचित भाषाओं में एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों से बनाइए जो उनमें लिखित क्षेत्र में आज बोली जा रही है। जो उनमें रेखित कीजिए और जो विभिन्न नाम में घोर में आपका खिंची हुई। ठीक है, क्या आपने देखा है कि समय के साथ भाषाओं का प्रभाव कैसे बदलता है? ये जो समय है उनके साथ भाषा जो है उनका प्रभाव कैसे चेंज होता है? क्या आपने देखा है? कह रहे कि सन 700 तक क्षेत्र में कई भौगोलिक आयाम आ चुके थे, यानी कि कुछ चीजें नई होने लगी थी। ठीक, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष राजवंश से आपका जुड़े थे। इन राज्यों के बीच में काफी टकरावटें चलती रहती थी और कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल गए थे और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और ये सभी साम्राज्य समान रूप से आपका सफल नहीं हो पाते थे। कैसे थे? आपका समान रूप से आपका जो सफल था वो आपका नहीं हो पा रहे थे। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन होने के कारण ढलान पर था। जब 18वीं सदी आई और मुगल राजवंश का क्या हुआ, आपका पतन होने लग गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों में सर्व क्षेत्रीय समाज का शासन चलना रहा था। उन क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कोई छोटे बड़े शासन आपका चला रहे थे, कोई छोटे मोटे राजा आपका शासन चला रहे थे। इन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के इस आधार में पहले लगी थी कि इन क्षेत्रों की विरासत मिल गई हो। तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो कि इन क्षेत्रों में उभर गई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से विभिन्नता थी
कुछ असमान थी। ऐसी परंपरा हमेशा प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिली है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे के से टकराव अलग अलग नहीं पनप रही थी। इन्हीं चरित्र ने अपनी विशेषता बनी रही, मगर समन्वय को सब क्षेत्र ताकतवर प्रभाव मिला और उनको खड़ा किया। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली यहाँ इनमें देखने के लिए आपका मिली है कि कैसे कुछ हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे चीजें बनी, क्या कुछ इनका था। ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने के लिए आपका इसमें मिल गई थी। क्लियर है? कितना हमने इसमें देखा। कह रहे पुराने और नए धर्म। तो पुराने और नए धर्म बढ़ने से पहले कैसे आपका क्षेत्रीय समाज उभर रहा था, क्षेत्रों में कैसे लोग नए नए आ रहे थे, भाषा का कैसा विकास हो रहा था, ये कैसे हमारे समाज पर असर डाल रही थी, कैसे लोग एक नए सामाजिक समूह की स्थापना कर रहे थे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए फिर आगे बढ़े। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही अवैध स्तर पर हो गई, मगर आमतौर पर इनका आशय स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व को सामूहिक आस्था यानी धर्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदल गया, वैसे इनकी आस्था में भी परिवर्तन आने लगा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में ही महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मण का महत्व आदि सत्ता बढ़ गई थी। संस्कृति ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज ब्राह्मण में बड़ा आदर था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठित का चाहते थे। इन संरक्षकों का समर्थन करने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। कैसे हो गया था? जो समाज है, समाज में इन सब चीजों का जो आपका दबदबा ब्राह्मणों का बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए देवी देवता पूजित हो रहे थे, मंदिरों का निर्माण हुआ, सामाजिक पुरोहित चीजों को बता रहे थे, नए नए कर्म कांड आ रहे थे, तो उनका जो दैविक स्थिति है, पंडितों की स्थिति और अच्छे से आपका मजबूत होने लगी थी। यानी कि जब नया स्ट्रक्चर आएगा तो चीजें आपको ऑटोमेटिक आपका चेंजेस में देखने के लिए मिलेंगी। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में सामने आया। कैसे आया? उसके रूप में सामने आया। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट के रूप में की गई जब तक पुजारी विवाह वाक्य कर्म के रूप में की गई है कि भैया देवी देवता उसके वश में है। जब तक पुजारी का विष कम के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकता है, इनको जरूरत नहीं है। इस विषय में साथ ही आपके परंपराओं को आपका अध्याय 6 में इसकी अच्छे से जानकारी मिलती है। तो इन सबके विषय में हम अध्याय 6 में और अच्छे से जानकारी मिलेगी और पढ़ेंगे कि कैसे कुछ क्या था। क्लियर है? तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अगली कक्षाएं हैं, एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, गौर करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से रिवीजन करके आइए। कोई डाउट होता है नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।